ने भी कह दिया है कि मार्ग प्रशस्त कीजिए, आगे बढ़िए। अब अगला स्टेप सरकार का क्या? बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा शिक्षा विभाग और बिहार सरकार बिल्कुल तैयार बैठी है इसमें आगे बढ़ने के लिए। और हमने तो यहाँ तक कहा था कि कोर्ट आज इजाज़त दे, हम कल से प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और आपने देखा होगा कि कल जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ विकलांगों की जो रिक्तियां हैं, उनके लिए जो आरक्षित रिक्तियां हैं, उनको 15 दिन का और समय दे दिया जाए कि जो छूट गए हैं वो भी आवेदन कर सकें। तो अब हम लोग समझिए कि बिल्कुल उस प्रक्रिया में आगे आज ही से बढ़ रहे हैं और आज ही से उसके संबंध में जो विज्ञापन निकालेंगे हम लोग कि जो हमारे विकलांग अभ्यर्थी पिछले दिनों आवेदन देने के क्रम में छूट गए थे वो फिर से आवेदन दे सकते हैं। और कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन का समय देने के लिए। तो स्वाभाविक रूप से कि आप जानती हैं कि कोरोना का समय है, अभी 8 तारीख तक तो बिहार में लॉकडाउन भी है और आवेदन देने की जो हम लोग कोशिश करते हैं या आवेदन जो हम लोग इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करते हैं। तो ऑफलाइन भी, चूंकि देहाती क्षेत्र में बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी ऑफलाइन फिजिकली आके देना पसंद करते हैं और अभी लॉकडाउन है, 8 तारीख तक तो लॉकडाउन है। इसलिए अभी जो हम लोगों ने प्लान किया है वो उम्मीद है कि 9 तारीख से हम लोग आवेदन लेना प्रारंभ कर देंगे और 15 दिन का समय माननीय न्यायालय ने कहा है। तो आप समझ सकती हैं कि 9 से शुरू होकर अगले 15 दिन तक हम लोग आवेदन लेंगे। और जैसा कि हमने कल कहा है कि अब हम उम्मीद करते हैं कि अगर स्थितियां और कोई अधिक प्रतिकूल नहीं हुई, जैसे या तो कोरोना संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में या फिर कोई अगर दूसरी बाधा नहीं आई, तो हम 2 से 3 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। सर, अब अगला सवाल मेरा ये कि चूंकि जो शिक्षक हैं, जो इतना उन्होंने इंतजार किया, जिस पर आपने भी कहा कि देखिए हमारे बस में हो तो सब चीजें अगले दिन से शुरू हो जाएं, आपने भी इस बात का खुलासा कर दिया है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर कि 9 तारीख से, चूंकि 8 तारीख तक लॉकडाउन इम्पोज है, 9 तारीख से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद यानी कि 15 दिनों तक, यानी कि 23 तारीख तक ये प्रक्रिया जो है उसे पूरा कर लेने का लक्ष्य जो है सरकार की तरफ से भी रखा जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये कि मेरिट लिस्ट का फॉर्मेट क्या होगा, क्योंकि अब शंका तो इस बात को भी लेकर होगी कि आखिर वो फॉर्मेट क्या होगी जिसके तहत छात्र जो हैं वो मेरिट लिस्ट में आगे या पीछे हो सकते हैं। आपकी थोड़ी आवाज रुक रुक के कट के आ रही, क्लैरिटी से नहीं समझ पा रहे हैं। आप मेरिट लिस्ट की बात कर रही हैं क्या? जी बिल्कुल। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर 15 दिन तक 9 से अगर मतलब 9 तारीख से शुरू होता है तो अगले 15 दिन तक हम लोग आवेदन लेंगे, फिर लगभग 5-7 दिन उसका, और उस रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। इसलिए ये कोशिश हर तरफ से होनी चाहिए, चाहे अभ्यर्थी हो या फिर सरकार हो, और अब इसकी उम्मीद बढ़ती हुई भी, बलवान होती हुई भी। सर, क्या छठा और 7वां चरण जिसका जिक्र किया जा रहा है, कोर्ट ने भी अब जब साफ कर दिया है, क्या ये दोनों एक साथ होने संभव नहीं है? इसलिए नहीं है कि आप समझ सकती हैं कि छठे चरण में जितने लोगों ने आवेदन दिया है, अब इसमें से बहुत सारे लोग मेधा सूची में आएंगे जी, जिनकी नियुक्तियां हो पाएंगी। स्वाभाविक रूप से जितनी रिक्तियां रहती हैं उससे ज़्यादा आवेदन आते हैं। कुछ लोग इन रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त नहीं हो पाएंगे या इन रिक्तियों में सामंजित नहीं हो पाएंगे।
तो फिर उनके लिए अगले चरण में हम लोग उनको मौका देते हैं। अब दोनों एक साथ समानांतर चला है, तो फिर ऐसे जो पहले चरण में छूट जाते हैं या जो नहीं कर पाते हैं, जिनका स्वाभाविक रूप से अधिकार बनता है, उनका ये हक होता है कि इस बार अगर नहीं हुआ तो अगले चरण में भी वो अभ्यर्थी बने, तो अपने इस अधिकार से वो मरहूम हो जाएंगे, जो उचित नहीं होता है। नहीं तो हम तो दोनों चरण की नियुक्तियां समानांतर करके हमें तो रिक्तियां भरनी है, हमें तो शिक्षक बहाल करने हैं, हमें तो शिक्षकों को बहाल करके अपने छात्र छात्राओं को शिक्षित बनाना है। हम कहाँ रुकते, हम तो दोनों साथ कर देते। बिल्कुल, तो देखिए साथ करने के पीछे की क्या दिक्कतें हो सकती हैं और साथ नहीं करने के पीछे क्या मजबूरियां हैं, इसे भी समझने की जरूरत है। और देखिए ये सिर्फ और सिर्फ आपके हित से जुड़ा हुआ है, अभ्यर्थियों को भी ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये दोनों चीजें साथ साथ क्यों नहीं चल सकती हैं। दिसंबर और जनवरी सीसेट पास अभ्यर्थियों को लेकर के